चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। सबसे पहले पाचन किसे कहते हैं? पाचन पाचन क्या होता है? क्या भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को उसके छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन। अब तोड़ने की जो प्रक्रिया होते है, ये बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे में जो तोड़ेगा, बड़े टुकड़े को किस में तोड़ेगा? छोटे में। तो छोटे में जो तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े में, दो दे दिए मतलब छोटे छोटे, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में जो तोड़ेगा आपको, तो किसकी सहायता से तोड़ेगा? तो ये ऐसी प्रक्रिया एंजाइम की सहायता से, समझ गए? एंजाइम की सहायता से। किसका हेल्प लेगा? एंजाइम। एंजाइम की सहायता से करेगा। ऐसा काम एंजाइम की सहायता से करेगा। समझ गए? तो पाचन क्या समझे? भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की जो प्रक्रिया होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। लेकिन यह छोटे छोटे टुकड़े किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन। आखिर पाचन से होता क्या है? पाचन से जो, देखिए, हमारे सेल को वर्क करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर वर्क करने के लिए, जैसे देखिए मेरा हैंड है, ये हमारा हाथ ने, हाथ का सेल वर्क, अगर हाथ का सेल वर्क काम करना बंद कर दे तो मेरा हाथ क्या कर रहा है? काम करना बंद कर देगा। तो हमारे सेल को, हाथ के सेल को या हमारे बॉडी का किसी भी पार्ट के सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब उसको ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इनकी ऊर्जा की आवश्यकता किससे होता है? तो इसी से जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है पाचन से। तो भोजन का जब पाचन होता है तो क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ गए? तो भोजन के पाचन से क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलते हैं, मतलब हमारे सेल को क्या करते हैं? ऊर्जा मिलते हैं। और उस ऊर्जा जब सेल को मिलते हैं तो सेल क्या करता है? अपना वर्क करते हैं। तो यही पाचन से क्या उद्देश्य है? पाचन का अर्थ क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण करना, मतलब ऊर्जा का उत्पादन करना। समझ गए? यह पाचन का प्रोसेस जो है ना, दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है? भौतिक भी होता है, एक रासायनिक भी। भौतिक होता आहार नाल के थ्रू, आगे हम बात करेंगे आहार नाल क्या होता है। भौतिक जो होता है डाइजेशन, पाचन, वो आहार नाल के थ्रू होता है। और रासायनिक जो होता है वो ग्लैंड के थ्रू होता है, ग्रंथि के थ्रू होता है। अभी जस्ट हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी भौतिक पाचन जो होता है आहार नाल के थ्रू होता है, और रासायनिक पाचन जो होता है ग्लैंड के थ्रू होता है। समझ गए? अब हम लोग या हमारे शरीर, हमारे बॉडी या हमारे शरीर, बॉडी जो भी कहिए, वो भोजन किस रूप में लेते हैं? क्या खाते हैं? तो भोजन तीन ही खाते हैं, तीन ही प्रकार के भोजन लेते हैं। एक क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट या शुगर। भोजन जो लेते हैं हर एक मनुष्य या जीव तीन ही प्रकार के भोजन लेते हैं, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट, समझ गए? दूसरा लेते हैं प्रोटीन, तीसरा फैट, मतलब बसिए। समझ गए? तीन प्रकार के भोजन लेते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एक प्रोटीन लेते हैं, और क्या लेते हैं? फैट लेते हैं। समझ गए? तीन प्रकार, कुछ भी खाइए आप, तीन चीज खाइएगा। कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, प्रोटीन खाइएगा, और क्या खाइएगा? बसा खाइएगा। तब कार्बोहाइड्रेट खाइएगा आप, चावल का टुकड़ा कितना लंबा लंबा, कितना बड़ा बड़ा होता है, या रोटी का टुकड़ा कितना बड़ा बड़ा। तो सेल जो है इतना बड़ा टुकड़ा कभी भी नहीं ले सकता, उसे छोटे रूप में चाहिए। तो उसे छोटे रूप में चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो है किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। तो सेल को कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। सबके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, समझ गए? और ग्लूकोज किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। समझ गए? तो हमारे सेल जो कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल लेते हैं किस रूप में लेते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसी तरह प्रोटीन किस में? पेप्टोन में बदलते हैं, और पेप्टोन अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड, पेप्टोन अमीनो एसिड में।
तो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो है डायरेक्ट आप दाल खाते हैं कुछ भी खाते हैं उससे हमको प्रोटीन जो मिलता है डायरेक्ट सेल नहीं लेता, उसको प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन से अमीनो एसिड से। हमारे सेल को प्रोटीन किस रूप में मिलता है? अमीनो एसिड में। या पूछेगा कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? अमीनो एसिड। समझ गए? इसी प्रकार कोई चीज हम फैट लेते हैं, बसीय अम्ल होता है, तो फैटिक एसिड में सबसे बदलता है पहले, फैटिक एसिड, फैटिक एसिड में मतलब बसीय अम्ल में बदलता है, फिर बसीय अम्ल के ग्लिसरॉल में बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। तो सबसे पहले फैट किससे बदलता है? फैटिक एसिड, मतलब फैट बसा बसीय अम्ल में, बसीय अम्ल किसमें? ग्लिसरॉल में। तो हमारे सेल जो लेते हैं फैट किस रूप में लेते हैं? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के रूप में लेते हैं। तो हम क्या समझे, हम लोग तीन भी प्रकार के भोजन खाते हैं, कुछ भी खाए तो तीन ही प्रकार के भोजन खाए, एक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एक प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। लेकिन हमारे सेल को जो रिक्वायरमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन किस रूप में? एमिनो एसिड के रूप में, फैट किस रूप में? ग्लिसरॉल के रूप में। समझ गए? तो हमारे सेल को जो आवश्यकता होता है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में लेते हैं, और फैट बसीय अम्ल किस रूप में लेते हैं? ग्लिसरॉल के रूप में लेते हैं। समझ गए? अब हम बताए कि सेल, ये जो सेल को जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी की, तो एनर्जी मतलब पाचन के थ्रू मिलता है। ये पाचन क्या होता है? दो प्रकार के, एक भौतिक और एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। भौतिक क्रिया द्वारा हम क्या बताए थे? आहार नाल के थ्रू होता है, और रासायनिक क्रिया द्वारा क्या बताए थे? ग्लैंड के थ्रू होता है। तो सबसे पहले थोड़ा ग्लैंड के बारे में जान लीजिए। ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रंथि के बारे में जान लीजिए। अब ग्लैंड किसको कहते हैं? जिसमें जूस, एंजाइम, एंजाइम प्लस हार्मोन। ग्लैंड किसे कहते हैं? जिसमें जूस, एंजाइम प्लस हार्मोन मिक्स हो। जूस को सिर्फ रस कह सकते हैं, समझ गए, और एंजाइम वही, इंग्लिश हिंदी सेम ना। तो हम ग्लैंड, ग्लैंड किसको कहते हैं? ग्रंथि जिसमें जूस, एंजाइम और हार्मोन मिक्स हो। समझ गए? उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। समझ गए? एक ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार के क्या होते हैं? एक ग्लैंड होते हैं आपको एक्सो, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब बाह्य, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। एक होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्त्रावी, स्त्रावी ग्रंथि, मतलब यह एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। एक होता है मिक्स, मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि। अब इसलिए इसे इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी बना के लिख देता है। बायोलॉजी का कुछ ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश को ही हिंदी बना के लिख देता है, इसलिए यहाँ आपको दोनों याद रखना। तो ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन मतलब क्या? बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? बाह्यस्त्रावी ग्रंथि क्या होता है? जिसमें जूस और एंजाइम मिला हो, जूस, जिसमें जूस प्लस एंजाइम, एंजाइम मिक्स हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। और इसी अंतःस्रावी ग्रंथि की जिसमें हार्मोन हो, केवल हार्मोन, हार्मोन हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। मिश्रित किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? तीनों हो, जिसमें क्या आपको? तीनों मिक्स हो, मतलब क्या? जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों मिक्स हो, उसे मिक्स ग्लैंड कहेंगे या मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। समझ गए? जिसमें अभी हमको आपको पढ़ना है सिर्फ एक्सोक्राइन के बारे में, एक्सोक्राइन के, क्योंकि हमारे डाइजेशन में कौन ग्रंथि की आवश्यकता पड़ता है? बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, जूस और एंजाइम की जरूरत पड़ता है। तो इस डाइजेशन चैप्टर में हम केवल बाह्यस्त्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? और उनके बाद फिर आगे हम ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे, उनके बारे में सबको डिटेल से पढ़ेंगे। समझ गए? हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन मतलब क्या? जो चीज हमें बाय बर्थ मिले, जन्म से ही मिले, उसे ही हम हार्मोन कहते हैं। समझ गए? तो इसमें अगर कहेगा डाइजेशन में कौन सी ग्लैंड की आवश्यकता पड़ता है, तो एक्सोक्राइन या बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, जिसमें क्या होता है? जूस और एंजाइम मिक्स होता है। समझ गए? तो पाचन की प्रक्रिया हम क्या बताए? दो प्रोसेस से होते हैं, एक क्या होते हैं? रासायनिक प्रोसेस, एक भौतिक प्रोसेस। ये क्या आपकी? रासायनिक प्रोसेस। और भौतिक प्रोसेस हम क्या बताए थे? आहार नाल द्वारा।
तो चलिए हम पाचन की प्रक्रिया जो अभी हम लिखेंगे, तो एक साइड हम आहार नाल से कैसे कैसे पाचन होता है और एक साइड ग्लैंड से कैसे कैसे पाचन होता है, यह हम एक डायग्राम के थ्रू लिखते हैं। देखिए तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं ना। तो देखिए पाचन की प्रक्रिया हम दो देखे थे, एक पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया क्या, दो प्रकार की प्रक्रिया होता है पाचन में, एक क्या होते हैं भौतिकी होते हैं, एक रासायनिक। तो रासायनिक में अभी हम क्या बताए, ग्लैंड ग्रंथि, ग्रंथि में कौन ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि, क्योंकि पाचन में किस ग्रंथि की आवश्यकता होता है, बाह्य ग्रंथि की। और एक क्या होता है भौतिक, भौतिक पाचन किस पर, आहार नाल द्वारा, आहार नाल, आहार आहार नाल। अब इसकी लंबाई कितना होता है, 9 मीटर, आहार नाल की लंबाई 9 मीटर, या आप 32 फीट लिख सकते हैं, 32 फीट आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट। अब आता होगा माइंड में कि सर ये आहार नाल होता क्या है, आहार नाल किसको कहता है, पहले ध्यान दीजिए। मुख से अब कोई खाना हम खाएंगे तो सबसे पहले मुख के थ्रू खाएंगे, मुख के थ्रू कहाँ जाएगा, वो फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप हुआ, फूड पाइप से कहाँ जाएगा, अमाशय में, जिसे आप पेट कहिए, जठर कहिए, अमाशय के, अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेंसिटी जिसे करते हैं, और छोटी आंत से क्या जाएगा, बड़ी आंत। तो ये फूड पाइप मुंह से लेकर, ये फूड पाइप से लेकर, ये पेट से लेकर, छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत तक के हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहा जाता है। बड़ी आंत तक के जो दूरी होता है खाना की, उसे ही आहार नाल कहते हैं। कोई खाना हम मुख के थ्रू खाए, मुख के थ्रू खाने के बाद फूड पाइप से अंदर जाएगा, और अंदर से जाएगा फूड पाइप तो पेट में जाएगा, और पेट से अंदर जाने के बाद क्या, छोटी आंत जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत जाएगा। तो उस सारी दूरी जो तय करता है ना भोजन, मुख से लेकर बड़ी आंत तक के दूरी को ही हम क्या कहते हैं, आहार नाल। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है, इसकी लंबाई कितना होता है, तो 9 मीटर। अगर फीट की बात करें तो कितना फीट होता है, 32 फीट। तो सबसे पहले आप भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, मुख में। तो आहार नाल का पहला काम क्या होगा, मुख, नहीं। अब मुख में कौन कौन होता है, दांत और क्या होता है, जीभ होता है, दांत और क्या होता है, जीभ होता है। सबसे पहले भोजन खाते हैं तो मुख में, मुख में कौन होता है, दांत और जीभ। अब मुख में क्या होता है, तो मुख में अगर ग्लैंड की बात करें तो लारीय ग्रंथि होता है, लारीय ग्रंथि, समझ गए। मुख में क्या कौन ग्रंथि होता है, लारीय ग्रंथि। इधर डाइजेशन दोनों काम, मुख के थ्रू भी डाइजेशन, अगर क्या पाचन की प्रोसेस कहाँ से चालू होता है, मुख से, मतलब पाचन की प्रक्रिया कहाँ से, मुख से। क्या पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। सबसे पहले पूछा जाएगा सबसे पहले पाचन होता है मुख में, तो मुख में पाचन होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और वसा की नहीं होता। मुख में पाचन ओनली कार्बोहाइड्रेट का होता है, वो भी कितना परसेंट, 70%। जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उनका 70% मुख में होगा पाचन, बाकी प्रोटीन और वसा का मुख में पाचन नहीं होगा। अब प्रोटीन वसा का मुख में पाचन नहीं होगा, और किसका केवल कार्बोहाइड्रेट का 70% हो रहा है, उसके बाद प्रोटीन वसा तो नहीं डाइजेस्ट हुआ है, तो प्रोटीन वसा और ये 30% क्या बच गया, कार्बोहाइड्रेट। ये टोटल मिक्स को बोलस कहा जाता है। आगे पढ़िएगा, उस मिक्स पर भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस। तो मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के किसके, मुख द्वारा, क्योंकि भोजन को थूड़ता कौन है, मुख है ना, छोटा छोटा कुंडी कौन करता है, मुख करता है, तो वो भी पाचन करता है। लेकिन ग्रंथि में कौन करता है, लारीय ग्रंथि। तो कहेगा मुख में कौन ग्रंथि होते हैं, लारीय ग्रंथि। तीन प्रकार के होते हैं, आगे पढ़िएगा। तो मुख में क्या कौन ग्रंथि होता है, तो लारीय ग्रंथि होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, फूड पाइप, आहार नाल, आहार नाल, समझ गए। यहाँ आहार नली लिख लीजिए, फूड पाइप, आहार नली। अब आहार नली में कोई ग्लैंड नहीं होते, आहार नली फूड पाइप में कोई ग्लैंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ खाना 7 से 8 सेकंड में नीचे आ जाता है, यहाँ कोई ग्लैंड नहीं होता, समझिए। आहार नली में कोई ग्लैंड नहीं पड़ेंगे। इसके बाद आहार नली से खाना कहाँ चले गया, पेट। तो तीसरी कहाँ जाएगा, पेट, पेट कहिए या उदर कहिए, उसे जठर कहिए, जो कहना, पेट, जठर, उदर, अमाशय कहिए, अमाशय कहिए, जो कहना है आपको। अब अमाशय में कौन ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि। उसमें कौन ग्लैंड होता है, जठर, जठर ग्रंथि। अमाशय में कौन ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि। तो पेट, उदर, जठर, अमाशय। तो उसके बाद आहार नाल में तीसरा स्थान कौन है इसका, पेट, उदर, जठर, अमाशय का। अब अमाशय में कौन ग्लैंड मिलेगा आपको, जठर ग्रंथि। अब अमाशय के बाद जो होता है चौथा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, छोटी आंत। अब छोटी आंत में कौन ग्लैंड मिलते हैं,
तो छोटी आंत में आपको जो ग्लैंड मिलेंगे, तो छोटी आंत में पेनक्रियाज और क्या मिलेंगे, पेनक्रियाज मतलब पित्ताशय और लीवर। लीवर भी एक ग्लैंड का काम करता है, लीवर भी एक ग्लैंड का काम करता है। लीवर मतलब यकृत, यकृत और पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय मतलब यकृत, लीवर और पेनक्रियाज, ये भी ग्लैंड के काम करते हैं, समझ गए। पेनक्रियाज और लीवर भी क्या करते हैं, ग्लैंड के काम, जो आपको छोटी आंत में मिलेंगे। इसके बाद पांचवा क्या होगा, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता। अब इसलिए बड़ी आंत में कोई ग्लैंड नहीं होता है क्योंकि बड़ी आंत में खाना के डाइजेशन नहीं होता, खाना के डाइजेशन छोटी आंत में ही परिपूर्ण हो जाता है। बड़ी आंत में देखिए, बड़ी आंत में कोई ग्लैंड नहीं होता है। तो इसकी वजह यही है कि बड़ी आंत में ग्लैंड नहीं होने की वजह यही है कि छोटी आंत जो आपकी है ना, डाइजेशन यही परिपूर्ण हो जाता, संपन्न हो जाता। खाना का डाइजेशन क्या होता है, छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है और मल मूत्र बाहर निकलता है। तो बड़ी आंत में खाना का डाइजेशन नहीं होता। खाना के डाइजेशन की जगह समाप्त परिपूर्ण कहाँ हो जाते हैं, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेंसिटी में होते हैं। इनके बाद बड़ी आंत में खाना का डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पानी का अवशोषण होता है और इससे क्या होता है, मल मतलब वेस्ट मटेरियल जो होते हैं आपकी, वो निकल जाते हैं, समझ गए। इसीलिए डाइजेशन आपकी क्या होता है, छोटी आंत तक ही होते हैं, इसीलिए ग्लैंड आपकी छोटी आंत तक ही होते हैं, समझ गए। चलिए इतनी बात समझ गए। तो अब हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट क्या करेंगे, मुख है तो मुख से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में, उसके बाद पेट के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आसन, जैसे सीरीज है इसी टाइप से। अब मुख के बारे में पढ़ेंगे तो पहले मुख के बारे में क्या है, दांत। तो पहले सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मुख में कौन ग्लैंड है, लारीय ग्रंथि। तो 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद उस लारीय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। इसी टाइप से आप सारा सीक्वेंस। तो उसके बाद क्या पढ़ेगा, आहार नाल की, इसमें तो कोई ग्लैंड नहीं है। उसके बाद पेट, उधर जठर अमाशय जिसे कहा जाता है, ये पढ़िएगा। उसके बाद उसमें जो ग्लैंड है उसके बारे में पढ़िएगा। इसी प्रकार इसमें छोटी आंत पढ़िएगा, छोटी आंत में यकृत के बारे में, लीवर के बारे में पढ़िएगा, पित्ताशय के बारे में। अब पेनक्रियाज होते हैं वो 4 सेल से बने होते हैं, फिर उन सेल के बारे में, चारों सेल के बारे में पढ़िएगा, समझ गया। तो सब एक सीक्वेंस से आप पढ़िएगा। चलिए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलिए। चलिए तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, मुख से। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुख से। तो हम भी मुख से ही स्टार्ट करें, मुख। अब मुख में 2 चीज मिला है हमको, खोजे है तो। एगो क्या मिला है, दांत मिला है आप लोगों को कि नहीं, चलिए दांत। एगो क्या मिला है, जीभ मिला है, 2 चीज मिला है। तो पहले क्या मिला है, दांत की जीभ, पहले दांत मिलता है। तो पहले दांत के बारे में पढ़े, पहले दांत के बारे में पढ़े, समझिए। सबसे पहले हम दांत के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले दांत के स्टडी, दांत के बारे में जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, समझ गए। और उसके डॉक्टर को ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है, समझ गए। मतलब दांत की अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। पहला बात यही याद रखना। अब देखिए कोई दांत है, ये देखिए आपकी दांत है, ये क्या दांत, ये दांत जो है उजला टाइप सा होता है ना, सफेद। इसका भाग क्या होता है, सफेद। सफेद होता है, किस चीज का बना होता है, CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। इसका बाहरी भाग जो होता है दांत का, इनामेल, जिसे इनामेला भी कहा जाता है। ये बाहरी भाग, ये बाहरी भाग, ये भी क्या होता है, व्हाइट होता है। ये बाहरी भाग जो होता है दांत का, इनामेला, 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 ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, समझिए। अंदर वाला भाग कैल्शियम फॉस्फेट, समझिए। और बाहर वाला भाग के अंदर वाला सफेद होता है ना, और बाहर वाला भी सफेद, इनामेला। ये किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग याद रखना, सबसे कठोर भाग पूछा जाएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेला, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लेकिन दांत किसका बना होता है, दांत जो इनामेला से अंदर वाला भाग, कैल्शियम फॉस्फेट से। अब वो नीचे वाले किससे जुड़ा होता है, मांसपेशी से जुड़ा होता है। नीचे जो होता है जबड़ा, तो अब जबड़ा कहिएगा तो 2 प्रकार के जबड़ा, ऊपर वाले जबड़ा को मैक्सिलर कहा जाता है, नीचे वाले के मेडिवल कहा जाता है, आगे जानेगा ये। तो ये जो है नीचे जो जुड़ा होता है किससे, मांसपेशी से, मांसपेशी, मांसपेशी से जुड़ा होता है, समझिए। तो नीचे जो दांत किससे जुड़ा होता है, मांसपेशी से। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एडोंटोलॉजी। इसके सबसे बाहरी भाग इनामेला, जो शरीर के सबसे कठोर भाग होता है, किसका बना होता है, CaCO3 के। और ये दांत जो होता है किसका, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, समझ गए। इसके बाद इसका pH मान पूछा जाए दांत की, तो pH मान 5.5 होता है, जो किस नेचर का होता है, अम्लीय होता है। 5.5 क्या होता है, अम्लीय।
एसिडिक होते हैं। दांत का नेचर क्या किस होता है, एसिडिक होते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 5.5। इनके बाद अगर इसका पीएच मान आपकी अगर 5 से कम हो गया, 4.5 से 5 हो गया, 4.5 से लगभग 5 के बीच हो गया, तो दांत सड़ने लगता है। दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, सड़ने लगता है। मतलब आप क्या कहते हैं, दांत खराब हो रहा है, दांत काम करना बंद है, मतलब दांत ऑटोमेटिक टूटने लगता है। नहीं कहता टूटता है, दांत टूटने लगता है, मतलब क्या, सड़ने लगता है। समझ गए। तो इसके कारण क्या, दांत की क्षति पूछेगा किससे होता है, फ्लोरीन से। दांत की क्षति किससे होता है, फ्लोरीन से। दांत की अगर क्षति आपसे पूछा जाए किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। समझ गए। जिसके कारण क्या होता है, इसकी पीएच मान अगर 5.5 से कम होगा, 4.5 या 5 के बीच हो जाएगा, तो दांत सड़ने लगेगा। और जिसके कारण दांत नहीं देखते कितना अगर टूटने लगता है अपने आप, तो वही होता है, दांत क्या करता है, उसे सड़ने लगता है। समझ गए। और इसकी क्षति किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। समझ गए। अब देखिए, जब दांत व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में 2 बार आते हैं। एक मिल्क टीथ आते हैं, एक वयस्क होने के बाद आते हैं। तो देखिए, इसमें आप क्या समझे कि मुख में दांत और जीभ होता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। समझ गए। दांत किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोरेट से। इसके बाहर वाला भाग एनामेला किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं। समझ गए। दांत का पीएच मान क्या होता है, 5.5, जो अम्लीय नेचर एसिडिक होते हैं। अगर इसका पीएच मान 4.5 से 5 से घटने लगता है या इसके बीच आ जाता है, तो दांत सड़ने लगता है। समझ गए। और इसकी कहेगा दांत की क्षति किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। समझ गए इतनी बात। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे मनुष्य या जिंदगी में या किसी भी मनुष्य के 2 बार दांत आता है। समझ गए। 2 बार दांत आता है, एक वयस्क में आते हैं, एक मिल्की टीथ जो एक बच्चे समय में आते हैं। तो दोनों दांत के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए, तो अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। टीथ क्या है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। 4 प्रकार का टीथ होता है। दांत कितने, 4 प्रकार के होते हैं। समझ गए। अगर वयस्क के समय में देखा जाए, वयस्क के समय में तो कितने दांत होते हैं, 32। वयस्क के समय में कितने, 42। वयस्क व्यक्ति को 32 दांत होते हैं। यह दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला देखिए, कृंतक। कृंतक, इंसिजर, मतलब कृंतक, इंसिजर। समझ गए। ये आपके 8 होते हैं। दूसरा, रदनक, कैनन, ये आपको 4 होते हैं। तीसरा, अग्रचर्वणक, प्रीमोलर, प्रीमोलर, ये आपके 8 होते हैं। चौथा, चवर्णक, मोलर, 12 होते हैं। टोटल कितना, 8 4 12 8 20 12 32। तो दांत पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे हम 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, इंसिजर कितने होते हैं, 8 होते हैं। रदनक 4 होते हैं। रदनक मतलब कैनन। अग्रचवर्णक 8 होते हैं, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। चवर्णक कितने होते हैं, 12 होते हैं। समझ गए। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, पहले ये देखिए आप, कृंतक दांत जो 8 होते हैं, कौन दांत होते हैं, आगे वाला, आगे वाला, जो किसी को हमेशा दिखा देते हैं आप लोग, तुरंत कुछ भी होता है तुरंत दिखा देते हैं। तो जो दिखाते हैं ना, लाफिंग टीथ भी उसे कहा जाता है, भैया दिखाने वाला टीथ। कुछ कोई कहा तो दांत दिखाता है, तो जो आप दांत दिखाते हैं वो दांत क्या होता है, इंसीजर। तो आज से कह रहे इंसीजर दिखाता है, कृंतक मतलब दांत नहीं। तो कृंतक दांत क्या होता है, जो आप दांत दिखाते हैं। आगे वाले क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना। इसका काम होता है भोजन को काटना, अब जब खाना खाते होंगे तो आगे वाला 4 गो दांत होता है, उसी से भोजन को क्या करता है, काट देता है। अभी क्या होता है, कैनन, रदनक, इसका होता है चीर फाड़ करना, चीर फाड़ करना, फाड़ करना। अधिकतर इसका होता है चीर फाड़ करना। अधिकतर इस दांत का काम जानवर सब करता है, मांसाहारी जानवर सब ज्यादा यूज करता है दोनों से चीर फाड़ करने के लिए। समझ गए। हाँ तो होता है ना, मांस खाते हैं तो क्या साइड से चीरते हैं ना। ये क्या होता है, चीर फाड़ करने वाला। अधिकतर कहाँ होता है, जानवर सब यूज करता है। जैसे आप भी कभी मटन सब, चिकन सब खाते होंगे तो क्या होगा, चीरते होंगे ना दांत लेकर। अब कभी कभी पकने में थोड़ा कम हो गया होगा, पका, अगर जल्दीबाजी होगा थोड़ा कम में पका होगा,
तो क्या करते हैं, कितना चीरना पड़ता है। जिस दांत से चीरते अगर भूल जाइएगा ना तो दूसरा चिकन या मटन बनाइएगा ना तो थोड़ा कच्चे छोड़ दीजिएगा, उसको पता चल जाएगा कौन दांत है। तो चीर फाड़ करने वाला दांत क्या होता है, कैनन दांत होता है, समझ गए। इसके बाद क्या होता है, अग्र चवर्णक। ये क्या करता है, पिसाई करता है भोजन को, पिसाई, जिसे आप क्या करते हैं, चौहुआ कहते हैं ना, चौहू कहते हैं, पिसाई करने वाला दांत होता है। इसके बाद अग्र चवर्णक क्या होता है, ये भी पिसाई करता है, लेकिन क्या, ग्लैंड के साथ पिसाई करता है, लेकिन किसके, एंजाइम के साथ, समझिए, ग्लैंड के साथ नहीं, जैसे ग्लैंडिंग किया जाता है पानी के साथ, तो यही ग्लैंडिंग करता है, ये भी पिसाई करता है लेकिन ग्लैंडिंग के साथ। अब देखिए दांत, ये जो 4 दांत होते शुरू में, बड़ा कर दे, चलिए, छोटा पसंद नहीं है इन सब, छोटा रहेगा दिखेगा नहीं ना कोई। 4 ये दांत जो है, आगे 4 ऊपर 4 नीचे, तो यही दांत को इंसीजर कहा जाता है, समझ गए। 4 ऊपर 4 नीचे, इंसीजर, कृंतक दांत, जो आप किसी को दिखा देते हैं तो फ्री में दिखा देते हैं, समझ गए। और भोजन की काट इसी दांत से होता है। अब इसके बगल में क्या होता है, वो चीर फाड़ करने वाला होता है, एक चीर फाड़ करने वाला होता है, समझिए, 2 ऊपर 2 4 को हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है, कैनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनन कहा जाता है, रत्नक कहा जाता है। यही दांत आपकी चीर फाड़ करता है। और इसके बगल में जो होता है 4 गो, इस टाइप का, चार, 1 मिनट, 2 ही 2 होगा, 2 ही 2 होगा, तब ना 4 4 8 होते, 2 2 36 ऊपर गया। चलिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। तो ये दांत जो आपका क्या हो गया, ये जो है, ये दांत आपकी क्या हो गया, प्रीमोलर, जो पिसाई करने वाला, समझ गए, प्रीमोलर, ये प्रीमोलर हो गया। अब इसके बाद वाला जो दांत होता है, ये दांत जो होते हैं आपकी, ये वाला दांत, ये अग्र चवर्णक होते हैं, प्रीमोलर, पीएम दे दिए, समझ गया, प्रीमोलर। और ई दे दिए, ई दे दिए, पी दे दिए, तो देखिए एम दे दिए तो मोलर समझ जाइए, समझ गए। नहीं नहीं, ई होगा मोलर, ये 3 गो मोलर, ई होगा प्रीमोलर, 2 गो प्रीमोलर। और ई दे दिए सी, कैनन, ई दे दिए एन, आई, इंसीजर, समझ गए। तो ये बीच वाला 4 दांत है, क्या होगा आपकी, इंसीजर होगा। इसे ही लाफिंग टीथ कहा जाता है। किसी को वही दांत आप सबसे पहले दिखाते हैं, समझ गए। और ये बगल वाला जो दांत है ना, एगो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस दांत को कैनन का, रत्नक दांत, यही चीर फाड़ दांत करता है, समझ गए। चीर फाड़ खासकर मांसाहारी जानवर क्या करते हैं, बहुत यूज करते हैं, समझ गए। उसके बाद ये जो आपके 2 दांत होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है। जो क्या करता है, भोजन को क्या करता है, पीसता है। ये तो काट देता है, छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है, लेकिन पीसता यही है। लेकिन ये दांत जो 3 गो है, इधर 3 गो, इधर 3, इधर 3, इधर 12 गो, जो क्या होता है, मोलर, ये क्या करता है, पिसाई तो करता है, पिसाई ही कर दिया, लेकिन वो क्या करता है, ग्लैंडिंग करता है। मतलब क्या, लारीय ग्रंथि के साथ उसको पिसाई करता है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, आपकी 32 दांत हो गया, समझ गए। तो और कहेगा, हाथी के 2 दांत निकले रहते, देखे होंगे, नहीं निकला होता है, तो क्या होता है, दिखाने वाला दांत है। तो कौन दांत होते हैं, चीर फाड़ने होता है, इंसीजर होता है, कृंतक, लाफिंग, दिखाने वाला दांत होता है। तो हाथी के जो 2 गो बड़ा वाला निकला रहता है साइड में, तो मत कहिए कि चीर फाड़ करने वाला, तो दिखाने वाला दांत है। दिखाने वाला दांत कौन होता है, इंसीजर। अब ये ना क्या, आप सबसे पहले दांत किसको दिखाते हैं, इंसीजर, क्या,
हाँ तो उसके अंदर तो दांत है ना, लेकिन बाहर जो दो दांत निकले होते हैं ना वो इंसीजर होते हैं। वो मत कहे कि बड़ा वाला ऐसे रहते दोनों तो ये क्या होगा, चीर-फाड़ करने वाला नहीं होता। वो इंसीजर होते हैं, उसके अंदर तो दांत होते ही हैं। तो दिखाने वाला दांत क्या होता है, इंसीजर होता है, जिसे कृत्य कहते हैं। तो ये क्या समझे, किस में ये देखे, वयस्क में देखे। अब यही बात अगर बच्चा में देखा जाए, मिल्की टीथ, तो मिल्क टीथ भी 4 प्रकार के होते हैं, समझ गए, 4 प्रकार के होते हैं बच्चे में। जिसे दूधिया टीथ कहते हैं, कितना होता है, 20 गो होते हैं बच्चे समय में, कितने होते हैं, 20 गो होते हैं। जिसमें इंसीजर हम सीधे आई लिख देते हैं, कृंतक, इंसीजर 8 होगा ही। रदनक जो होता है सी लिख देते, कहना रदनक 4 होगा ही। इनके बाद क्या, अर्धचवर्णक, इसमें अर्धचवर्णक कितना होगा, अब कहिएगा अर्धचवर्णक नहीं होता है, 0, बच्चे में अर्धचवर्णक नहीं होता। इनके बाद देखिए क्या होता है, मोलर एम मतलब चवर्णक, कितने होते हैं, ये 8 ही होते हैं। तो कितना हो गया, 8 4 12 8 20, समझ गए। इसमें कौन नहीं होता है, तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें कौन, ई 4 गो तो होगा ही, ई 4 गो होगा ही, ई भी होगा, ई भी होगा। इसके बाद ई जो है प्री मोलर, ई वाला पार्ट, ई नहीं होते बच्चे में, ई बाद में देखने को मिलता, ई बच्चे में नहीं होते, ई वाला पार्ट बच्चे में नहीं होता, समझ गए। इनके बाद ई मोलर जो होते हैं, ई 3 गो होते हैं, तो ई नहीं होते, लास्ट वाला नहीं होते, ई लास्ट वाला नहीं होता, लास्ट वाला नहीं होता। ये लास्ट वाला दांत जो है ना, अकल की दांत होते हैं, अकल की दांत, अकल की दांत। तो कहेगा मनुष्य में कितने अकल के दांत होते हैं, 4 होते हैं, जो कि तीसरा मोलर होते हैं, है ना, तीसरा चवर्णक। तो ये तीसरा चवर्णक बच्चे में नहीं होते। ये दांत आपको 18 से 20 के समय में होता है, 18 से 40, 18 वर्ष से 40, इससे पहले भी जब देखे होंगे अकल के दांत निकलता होगा तो काफी फूल जाता होगा, काफी दर्द करता होगा, तो कहता है दांत निकल रहा है, तो यही अकल की दांत होता है। ये जरूरी नहीं कि दांत नहीं होगा तो हमको अकल नहीं होगा, ऐसा कोई स्लोगन नहीं है इनके पीछे, समझ गए। लेकिन अकल की दांत निकलने से क्या होता है, व्यक्ति कहता है वयस्क हो गया, तो समझ गए। तो क्या समझे, अकल की दांत जो होता है ना, जो क्या होता है, मोलर होते हैं। और कौन मोलर, मतलब चवर्णक होते हैं। कौन चवर्णक, तीसरा चवर्णक होते हैं, मतलब सबसे लास्ट वाला दांत क्या होता है, अकल की दांत। जो हम कहेगा कितने अकल के दांत होते हैं, 4, इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। और सबसे पहली बात, ये अवशेषी अंग होता है, शरीर का सबसे अवशेषी अंग। अगर ये नहीं भी होगा ना तो उनसे कोई यूज नहीं है उनके, मानव शरीर में जिस अंग का यूज ना हो उसे अवशेषी अंग कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो अकल के दांत का कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, कोई यूज नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि अकल के दांत नहीं होगा तो हमको अकल नहीं होगा, वैसे भी अकल पहले से है। तो 18 से 40 के एज के व्यक्ति को अकल के दांत होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बच्चे में नहीं होते, क्योंकि 18 के बाद होते हैं। ये किस में आते हैं, चवर्णक में आते हैं। तो अकल के दांत के अलावा और सारे मतलब 8-10 शरीर का ऐसा अंग है मानव शरीर के जो अवशेषी अंग है। तो पूछ देता है कि कौन कौन से अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग पहला तो अकल की दांत, अकल की दांत। दूसरा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है जानते हैं, अपेंडिक्स जानवर में इसका यूज है। घास जो खाता है ना उनको डाइजेस्ट करता है, जो बड़ी आंत में होता है। तो ये अपेंडिक्स हमारे बड़ी आंत में, हम तो अब घास नहीं खाते हैं, तो क्या समझे, तो अपेंडिक्स। तो इसीलिए अब अपेंडिक्स अभी क्या है, अवशेषी अंग है, समझ गए। वो हम लोग तो घास फूस नहीं खाते हैं, इसीलिए उसका भी कोई यूज नहीं है। इसके बाद तीसरा देखिए, शरीर का बाल, का बाल। अब शरीर पर देखे होंगे बाल, इसका भी कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, कोई यूज नहीं है। देखे होंगे पहले वाले समय के आदमी को कितना बाल होता था, अब धीरे धीरे लेटेस्ट जनरेशन को क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, बहुत कम धीरे धीरे। और एक समय ऐसा होगा कि पूरा प्लेन हो जाएगा, बाल नहीं होगा। तो शरीर का बाल भी अवशेषी अंग है हमारे शरीर में, उसका कोई यूज नहीं है। चौथा, कान की मांसपेशी, कान की मांसपेशी, मांसपेशी, कान की मांसपेशी, कान देख रहे हैं ना, इसका कोई यूज नहीं है, इस मांसपेशी का बाहर वाला। एक समय ऐसा आएगा कि हट जाएगा, पूरा प्लेन हो जाएगा। साइंस कहता है कि शरीर का जिस पार्ट का यूज ना हो वो पार्ट डेड हो जाता है। साइंस कहता है जिस शरीर के जिस पार्ट का यूज ना हो एक समय बाद डेड हो जाएगा। तो क्या होगा, कान का कोई यूज नहीं, मांसपेशी है ना बाहर वाला, कान तो अंदर से न सुनते हैं, इनकी क्या जरूरत। तो एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा,
समझ गए? तो खत्म हो जाएगा एक समय हो। अब देखे होंगे पहले के समय के आदमी के कान कितना बड़ा बड़ा होता था, लेकिन जैसे अब आ रहा है जनरेशन, कान कितना छोटा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। साइंस कहता है शरीर के जिस पार्ट का यूज नहीं होता है वो क्या होता है, एक समय बाद खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कान क्या होगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए पूछ 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 की हड्डी, अभी भी मानव में पूछ की हड्डी है, जैसे बंदर में है ना पूछ, पूछ की, ये मानव में भी अभी पूछ की हड्डी है, तो वो भी एक समय बाद नष्ट हो जाए, वो भी अवशेषी है, उसका कोई यूज नहीं है। पूछ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पूछ की हड्डी। छठा है पुरुष में निप्पल्स, पुरुष में निप्पल्स, पुरुष का निप्पल्स, ये भी कोई काम का नहीं है, तो इसका भी एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अवशेषी अंग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। तो अवशेषी अंग क्या है, अकल की दांत जिसका कोई यूज नहीं, 4 गो जो होता है, एक एक चारों साइड। अपेंडिक्स जो बड़ी आंत में पाया जाता है, उनका भी कोई यूज नहीं है। शरीर पर जो बाल जो उगता है उनका भी कोई यूज नहीं है। कान की मांसपेशी जो है इनका भी कोई यूज नहीं है। पूंछ की हड्डी इनका भी है। पुरुष में जो निपल्स होते हैं इनका भी कोई यूज नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त। क्योंकि साइंस के लैंग्वेज में क्या होता है, शरीर का जिस पार्ट का आप यूज करना बंद कर दीजिएगा, जिस पार्ट का यूज नहीं होता उस पार्ट के सेल क्या होता है, डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे क्या कि टीथ, ये दंत सूत्र क्या होता है और कैसे दंत सूत्र निकाला जाता है। समझ, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए दंत सूत्र, दंत सूत्र। अब हम क्या जानते थे, दंत सूत्र में वयस्क में 32 होता था, जानते थे, और क्या बच्चे में 20। अब वयस्क में 32 में क्या होता था, इंसीजर 8 होता है, सब जानते हैं। कैनन जिसे रदनक बोला जाता है 4 होता है। पीएम मतलब प्री मोलर अर्धचवर्णक 8 होता है। एम मतलब मोलर कितना होता है, 12 होता है, सब जानते हैं। इसी प्रकार अगर दुधिया तिथि जिसे कहते हैं बच्चे में जो पाया जाता है उसमें इंसीजर 8, कैनन मतलब रत्नक 4 होता है, पीएम प्री मोलर 0 होता है, और मोलर कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए दंत सूत्र आपको कैसे याद रखना है। दंत सूत्र लिखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा दंत सूत्र। अब क्या करना है आपको, 4 से भाग दे देना, सब में 4 से भाग दीजिए, क्या होगा 2, 4 से भाग दीजिएगा 1, 4 से भाग दीजिएगा 2, 4 से भाग दीजिएगा 3, हो गया। 21 23 लिख दीजिए, 21 23। अगर इसको लिखना है ऐसे तो 21 23 2 बार लिख दीजिए, 21 23 21 23, हो गया दंत सूत्र। 21 का वयस्क मानव का दंत सूत्र, वयस्क का दंत सूत्र। अगर कहेगा दूध या दंत सूत्र, बच्चे का दंत सूत्र, तो बच्चे का दंत सूत्र देखिए, फिर 4 से भाग दीजिए, 4 2 4 1 0 2, होगा ना। फिर 21 0 2 21 0 2 21 0 2, तो हम क्या लिखेंगे, 21 0 2 21 0 2, हो गया। तो याद हो गया आपके दंत सूत्र। चलिए आज दंत खत्म हो गया। अब कल की क्लास में जीभ से स्टार्ट करेंगे। हम पहले मुख से उठाए, मुख में क्या हम पढ़े, तो सबसे पहले मुख में टीथ मतलब दांत, और दूसरी क्या, जीभ था, जिसमें आज हम दांत को खत्म कर दिए। कल अब जीभ से पढ़ेंगे। चलिए, और कोई दिक्कत किसी को बोलिए। अब इसका ई याद रख लेना है, ई पूछ देता है, ऐसा दे देता है क्या, निम्न से कौन मतलब बच्चे का सूत्र। अब देखिए कोनो यादे नहीं रखना है बेवकूफ को, ई याद रखना है कि किसको कितना होता है, 4 से भाग देकर लिख लेना। तो कहते ई तो सूद दिया तो भाग देकर नहीं होगा लिखा हुआ, यही करे दोनों लिखने के एक ही मतलब। हे भगवान, पूछ देगा ना बच्चे का कि वयस्क का। हम ये बोल रहे हैं, 21 अगर कुछ पूछेगा तो ऑप्शन में एक ही चीज रहेगा ना कि सब दे देगा उठा के। आपके जैसे उतने किसका नहीं रहता। हाँ तो होना चाहिए। अगर पूछेगा तो दोनों दे देगा आपको एक ऑप्शन में, अगर एक के दो देगा तो एक के दो होगा, हाँ दोनों होगा, दोनों। वो थोड़ा ठीक होता है, वो अपने जैसे घस के नहीं होता अपने लोग जैसे, उसका माथा का संतुलन बैलेंस रहता है क्वेश्चन सेट करते समय। हाँ इतना बेवकूफ सोच नहीं रहता उसके पास, समझे।
तो ये तो याद करने वाला है ही नहीं, आपको ये याद करना, 4 से समय भाग देकर लिख देना। समझ गए? अब बोलिए आप लोग को कोई दिक्कत? ऐसे नहीं, 8 4 8 12। चलिए कल इससे आगे हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।